हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.1 यानी ऊंचाई और दूरी अर्थात त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का पूरा थ्योरी यानी परिचय और उदाहरण कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली का सवाल यानी प्रश्नावली 9.1 का सवाल। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो क्या बोला है सवाल में कि एक खंभा है और ये जो खंभा होगा ये आपका क्या होगा? खंभा यानी एक प्रकार का खूंटा टाइप या एक बांस टाइप, आप समझ सकते हो, बांस टाइप ना, बम्बू। तो इस जमीन पर एक आपका इस तरीके से एक खंभा लगा हुआ है और इस खंभे के एक शिखर से मैंने एक डोरी को बांधा है और डोरी को यहाँ ले जाके जमीन पे एक खूंटे से गाड़ के कैसे करके फिक्स कर दिया। तो ये जो आपका डोरी है जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाते हुए झुका है? 30 अंश का कोण बनाते हुए। और जो डोरी की लंबाई है, डोरी की लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर। और अब इसी डोरी पे वो चढ़ेगा अपना। तो क्या बोल रहा है? खंभे की ऊंचाई, यही आपसे पूछा है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो आपको दिया है क्या? दिया है क्या? दिया है डोरी एसी की लंबाई ना, डोरी एसी की लंबाई ये कितना दिया है साहब? 20 मीटर। आपसे पूछा क्या है? खंभे ए बी की लंबाई। माना खंभे ए बी की लंबाई बराबर कितना? h मीटर। ठीक है, आपको डोरी कितने के साथ कितने अंश से झुका हुआ है? 30 अंश के कोण पे झुका हुआ है। तो क्या आप इस त्रिभुज में, आपको ध्यान से देखो, कोण के सामने वाला लंब चाहिए और यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा क्योंकि खंभा तो सीधा ही गड़ा होगा। तो 90 अंश के जो सामने कोण बनता है वह कौन सा? सॉरी, 90 अंश के सामने जो भुजा होता है वह कौन सा भुजा होता है? कर्ण। तो आपको लंब पूछा है, कर्ण दिया है, तो लंब और कर्ण से साइन, साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना। तो त्रिभुज ए बी सी से क्या लिख सकते हो? टेन, सॉरी साइन, टेन का आदत ही पड़ गया है। साइन कितना? 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है साहब? लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाला यानी लंब क्या हुआ? ए बी बटे कर्ण कितना होगा? ए सी। साइन 30 अंश का वैल्यू पता है ना, 1/2। ए बी कितना है? h और ए सी कितना है? 20। तो 2 1 के 2 2 दहा में, तो ये 10 का इधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा। तो 10 1 के 10, तो h बराबर कितना आया? 10। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कितना? h बराबर 10 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? h है क्या? खंभे की लंबाई। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट करके लिखना, अतः खंभे की लंबाई, अतः खंभे, और खंभे का नाम क्या बोले हो? ए बी की लंबाई या कितना होगा? 10 मीटर होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 आपका? अगला क्वेश्चन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ध्यान से देखना, मान लो ये आपका क्या है? एक जमीन है, इधर ध्यान से सुनो, ये मान लो आपका जमीन है और जमीन पर ये आपका क्या है? एक पेड़ है। आंधी आई और आंधी आने से ये पेड़ क्या हुआ? टूटा। और ये पेड़ इस तरीके से टूटा कि ये जब ये लटकेगा तो फिर ये क्या होगा? जमीन को टच कर जाएगा ना। यानी ये जो पेड़ था अब ये इस तरह से हो गया। बात समझ आ रहा है ना? और ये क्या हुआ? अब आपका ये वैसे बना दे रहे हैं, मतलब ये टूटा हुआ पेड़ पहले ऐसे था, केवल वैसे बनाने के लिए। अब तो ये रह ही नहीं जाएगा ना, जब टूटेगा तब तो नीचे आ जाएगा, इधर कुछ रह ही नहीं जाएगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? फिर क्या बोला है?
आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ये पेड़ टूटा और टूटा हुआ भाग, यानी ये जो टूटा हुआ भाग यही होगा ना, ये इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, जो पेड़ का ये शिखर था, शिखर अब यहाँ पहुंचा, ये किसको टच कर रहा है, जमीन को छूने लगता है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। आगे चलो। और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, ये जो शिखर है किसके साथ, जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, यानी ये पेड़ का शिखर है और ये पेड़ का पाद बिंदु है यानी उसका आधार, इनके बीच की दूरी कितना बोला है, 8 मीटर। बात समझ आ रहा है ना? तो ये कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई, यानी ये आपको ये पूरा ऊंचाई आपसे पूछा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो, आपको ये पूरा ऊंचाई कब पता चलेगा, क्योंकि अब त्रिभुज में यहां से अगर एक त्रिभुज बनता तो आपका काम हो जाता। एक काम करो, क्या यही भाग तो टूट के इधर आया है? यस सर। अगर आपको ये लंबाई पता चल जाएगा और आपको ये लंबाई पता चल जाएगा तो जितना टूटा होगा वही सीधा कर दोगे, पूरा पेड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो अगर आपको ये पता चल जाता, आप पेड़ का लंबाई बता सकते हो नहीं बता सकते हो, तो ठीक है। चलो मान लेते हैं कि ये जो आपका शुरू में पेड़ था वो क्या था, ए बी, और टूटा कहां से, सी से टूटा, और टूट के अब ये ए वाला पॉइंट क्या यहां पर आगे कि नहीं आ गया? अरे जो ये पॉइंट ए था अब यहां पर आया कि नहीं आया? अगर ये ए था तो ये भी क्या होगा, ये तो ए यहां पर चल के आएगा, मतलब चल के नहीं आएगा, टूट के आएगा ना। ये टूट के यहां तक आ गया। अब आप पहले लिख लो, जो कुछ आपको दिया है आप वो लिख लो। तो आपसे क्या पूछा है, पूरा पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई यानी एच। तो चलो, माना पेड़ ए बी था जो कि बिंदु सी से टूटकर जमीन को स्पर्श करता है। माना पेड़ की ऊंचाई, माना पेड़ की लंबाई बोल सकते हो पूरा ए बी, जो कि किसके बराबर होगा, ए सी ना, ए सी प्लस सी बी, ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी, और यही बराबर हम क्या मान लेते हैं, एच। बात समझ में आया? मैंने इस पूरे को माना, इस पूरे का मतलब इतना प्लस इतना, और यही पूरा मिलके क्या हो जाएगा, एच। अगर हमको ए सी पता चल जाए और हमको सी बी पता चल जाता, आपका एच पता चल जाएगा ना। बात समझ आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो, आपको ये भी दिया है क्या कि पेड़ के आधार से पेड़ के शिखर, जो टूटा हुआ भाग है पेड़ का, उस शिखर से इनके बीच की दूरी कितना है, 8 मीटर। इसे भी लिख ले, दिया है, क्या दिया है, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर, या टूटे हुए पेड़ के शिखर ना, पाद बिंदु से टूटे हुए पेड़ के शिखर, और इसको आप क्या बोल रहे हो, बी ए, या शिखर के बीच की दूरी, शिखर के बीच की दूरी, और इस दूरी को हम बोले हैं बी ए, यही बराबर आपको कितना दिया, 8 मीटर। तो इस त्रिभुज में अब ध्यान से देखो, आपको ये कोण के सामने वाला लंब होगा, यस। और ये आपका आधार है, तो जब हमको ये चाहिए तो हम लंब और आधार यानी tan लगा देंगे। बात समझ आ रहा है ना? तो किस त्रिभुज में, सी बी है या ए बी सी बोल सकते हो, तो त्रिभुज ए बी सी से लगाओ tan, tan 30 अंश बराबर कोण के सामने लंब यानी सी बी बटे आधार यानी बी ए, या ए बी भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 बराबर सीबी का वैल्यू देख के बताओ। आपको सीबी का वैल्यू एच नहीं है, ये पूरा एच है, हम केवल इसे सीबी रहने देते हैं ना, सीबी की जगह क्या रखते हैं, सीबी। और बी ए का वैल्यू कितना है, 8, तो यहां से सीबी बराबर क्या हो जाएगा, 8 का इधर गुणा हो जाएगा यानी 8/√3, और हर में करड़ी रखते नहीं है, तो परमीकरण करके ये करड़ी हटाओ, यानी कैसे हटेगा, 8/√3 है
अंडर रूट 3 का ऊपर गुणा कर दो और अंडर रूट 3 का नीचे, तो कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 3/3। इसे मान लो समीकरण नंबर कुछ वैसे एक मान के छोड़ देते हैं। तो क्या हमको ये लंबाई पता चला? अब हमको ये भी लंबाई पता चल जाए, पूरा पेड़ का लंबाई पता चल जाए। तो ये है क्या? कर्ण। अरे साहब 90 अंश यही बनेगा, 90 अंश के सामने कर्ण होगा। अब आपको लंब भी पता है, आधार भी पता है, आप लंब और कर्ण से साइन लगा सकते हो, आधार और कर्ण लगाना चाहो तो काश लगा सकते हो, जो आपका मर्जी। काश लगाने का मैं, चलो काश ले। तो त्रिभुज ए बी सी से काश थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है 30। कोण के सामने वाला लंब होगा तो ये आधार हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और कर्ण आपका क्या होगा AC। तो काश 30 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3/2, ये बराबर हो जाएगा BA का वैल्यू बताओ कितना है 8 मीटर बटे AC तो चाहिए, तो इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, ऐसा कर सकते हो ना। तो जब AC बराबर क्या मिलेगा 2 अट्ठे 16 और अंडर रूट 3 यहाँ पर बटे में आ जाएगा। तो फिर हम वही करेंगे, अंडर रूट 3 का ऊपर अंडर रूट 3 का नीचे गुणा करेंगे, तो 16 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा 3। तो इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। तो आपको CB का वैल्यू भी मिला और आपको AC का वैल्यू भी मिला। तो जब आपको ये दोनों वैल्यू मिला है तो ये तो पूरा पेड़ का ऊंचाई है। तो आपको पहले ये कॉपी करना था, आप इसे थोड़ा सा कॉपी करो इतना, फिर हम थोड़ा स्पेस बनाते। तो इतना आप कॉपी कर चुके होंगे। तो चूंकि उसके नीचे आपको लिखना है, चूंकि पूरा पेड़ की लंबाई जो AB थी, इसी को आपने यच माना है, ये किसके बराबर था AC प्लस CB, यही तो है ना। तो AC का वैल्यू देख के बताओ कितना मिला है आपको 16 अंडर रूट 3/3, और CB का वैल्यू आपको कितना मिला है 8 अंडर रूट 3/3। तो क्या हर बराबर है? तो जब हर बराबर है तो अंश को सीधा जोड़ दोगे, तो 16 अंडर रूट 3 में 8 अंडर रूट 3 जोड़ोगे तो 6 6 12 13 14, यानी 24 अंडर रूट 3 आएगा। तो कितना आया 24 करड़ी में 3 और बटे और 8 त्रिक, तो यानी बराबर, दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर H, ये कितने बराबर आया 8 अंडर रूट 3, यानी पूरा पेड़ की जो ऊंचाई रही होगी वो 8 अंडर रूट 3 मीटर रही होगी। तो एक लाइन आप कम नीचे कमेंट कर देना, इस लाइन को मैं मिटा दे। अतः पेड़ AB की लंबाई 8√3 मीटर होगी। ठीक है, तो आपको कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी देखते हो फिसलन पट्टी का मतलब, देखते हो ना, जो इस तरीके से आपका रहता है और बच्चे इसे बैठ के सरकते हैं ना, फिसलने वाला, यही क्या है फिसलन पट्टी। तो ध्यान से सुनो, एक ठेकेदार है, वो बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाए। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सही है, अभी बहुत ऊंचा लगा देंगे तो बच्चे दुर्घटना हो सकता है, इसलिए छोटे बच्चों के लिए छोटा फिसलन पट्टी और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा बड़ा फिसलन पट्टी। तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए क्या बोला है? ध्यान से देखो, हम 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं, ये छोटे बच्चों के लिए यानी 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, और ये जो फिसलन पट्टी बनाती है 5 साल से बड़े। तो ध्यान से बोलो, देखो क्या बोला है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की, ये इसका जो शिखर है
ये कितने मीटर की ऊंचाई पर हो? 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। और ये कितने अंश के कोण पर झुका हुआ हो? 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए कितना ऊंचाई का लगाना चाहता है? 3 मीटर ऊंचाई का लगाना चाहता है। और ये कितना कोण रखना चाहता है? 60 मीटर। तो आपको ये फिसलन पट्टी की लंबाई ये भी बताना है और ये भी आपको फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है। तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा? ये तो थोड़ा ना ऐसा टेढ़ मेढ़ रहेगा, ये तो सीधा ही रहेगा ना। यानी जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक, पहले मान लेते हैं। माना क्या ये जो पूछा है इसकी लंबाई को हम क्या मान ले? ए, और इसकी लंबाई को हम क्या मान ले? बी। तो माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी, और फिसलन पट्टी का नाम क्या है? एसी, की लंबाई बराबर ए मीटर मान लो, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी डीएफ, ये आपका एफ है ना, डीएफ की लंबाई, इस लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? बी मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? छोटे वाले के लिए मान ले फिसलन पट्टी की लंबाई ए मीटर है और बड़ों वाले के लिए मान लेते हैं फिसलन पट्टी की जो लंबाई वो कितना है? बी मीटर है। बाकी सब कुछ आपको ये दिया ही है ना, कितने मीटर की ऊंचाई पर ये है और कितने मीटर की ऊंचाई पर ये है, और ये जमीन के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है, और ये आपको लिख रहा है तो आप लिख सकते हो। दिया है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई बराबर 1.5 मीटर, तथा 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी के शिखर की ऊंचाई बराबर 3 मीटर। लिख सकते हो ना ऐसा? तो हम अब डायरेक्ट आ जाए फिगर से। तो किस त्रिभुज से हम बात करें? पहले हम इस त्रिभुज से बात करते हैं, यानी त्रिभुज ए बी सी से। इस त्रिभुज से क्या? कोण के सामने लंब आपको दिया है, कर्ण आपको चाहिए। तो जब लंब दिया है और कर्ण चाहिए, लंब और कर्ण से क्या मिलता है? साइन। तो साइन क्या लगाओगे? साइन 30 अंश। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यानी ए बी बटे कर्ण। कर्ण आपका क्या है? ए सी। तो साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ए बी का वैल्यू कितना दिया है? 1.5। और ए सी को आपने ए माना, यही तो आपको निकालना है। तो क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो? जब ए का इसमें गुणा करोगे ए आएगा और इसका इसमें गुणा करोगे 15 दूना 30, लेकिन दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक लगाते हुए, तो यानी कितना आ गया? इतना मीटर। ए यानी छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगी है उसकी लंबाई क्या आ गई? 3 मीटर। बात समझ में आ रहा है ना? अब बड़ों बच्चों के लिए आपको क्या किस त्रिभुज में जाना पड़ेगा? डी ई एफ में। तो त्रिभुज डी ई एफ से क्या साइन लगाए? फिर इसमें अरे लंब पता है कोण के सामने वाला, कर्ण आपको चाहिए, तो साइन 60 अंश बराबर लंब क्या है? डीई और बटे कर्ण, कर्ण क्या है आपका? डी एफ। तो यहां से बताओ साइन 60 का वैल्यू √3/2, डीई का वैल्यू कितना है? 3, और डीएफ ही तो निकालना है। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। जब इसका गुणा इसमें करोगे √3 डीएफ, ये बराबर आए 3 दूनी 6 के, और डीएफ बराबर ये गुणा इधर आके क्या आ जाएगा? भाग, यानी 6/3 में 3। लेकिन हर में कर्णी छोड़ते नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? परमेयकरण आप करोगे। परमेयकरण करने का मतलब √3 का गुणा ऊपर, √3 का गुणा नीचे। तो डीएफ बराबर कितना हुआ? 6 कर्णी में 3, कर्णी में 3, कर्णी में 3 का गुणा करो कितना आ जाएगा? 3, और ये 3 दूनी कितना हुआ? तो यानी डीएफ बराबर कितना है? 2 कर्णी में 3 मीटर। बात समझ में आ रहा है? यानी आप इसी पे आंसर मत छोड़ना, आप नीचे एक लाइन लिखना कि अतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रयुक्त या लगे फिसलन पट्टी की लंबाई AC बराबर 3 मीटर, तथा
5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगी फिसलन पट्टी की लंबाई DF बराबर कितना 2√3 मीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तो आप एक लाइन कमेंट करके तब आओ अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई है। सिंपल क्वेश्चन है। अब तो ऐसा क्वेश्चन आप अपने मन से कर सकते हो। तो पहले आप वीडियो बंद करो, पहले अपने मन से लगाने का प्रयास करो, फिर आप देखो क्या बोला है। मान लो ये आपका क्या है, एक जमीन है, फिर इस जमीन पे क्या है, एक मीनार है। तो मीनार पूरा नहीं बनाना है, केवल आप एक स्ट्रेट लाइन खींच दो, आपका क्या हो जाएगा, मीनार हो जाएगा। करा कि भूमि के एक बिंदु से, ये मान लो क्या है, भूमि का बिंदु है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी मीनार का ये जो आधार है इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर ये बिंदु है। मान लेते हैं इसे क्या, P। इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर यही होगा, इसका उन्नयन कोण यानी यहां से आप क्या देखोगे ऊपर, तो आपके आंख पर जो कोण बनेगा, ये बोला है कितना अंश है, 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये आपसे पूछा है H। बात समझ में आ रहा है? तो चलो मान लेते हैं पहले इसको, इस मीनार को क्या मान ले, AB। तो आप पहले लिख लो, माना मीनार AB की ऊंचाई बराबर H मीटर। ठीक है, दिया है, क्या दिया है, बिंदु P से मीनार के शिखर का, बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कोण कौन सा, APB। ये कितना दिया है साहब, 30 अंश। और ये जो दूरी दिया है बिंदु P की मीनार के पाद बिंदु, क्या नाम है, B से दूरी, यानी PB, ये कितने के बराबर दिया है, 30 मीटर ना। तो आपको अब बताओ, अगर ये चाहिए यानी कोण के सामने वाला लंब चाहिए और आधार आपको पता है, तो लंब और आधार से क्या मिलता है, tan मिलेगा। तो इस त्रिभुज में क्या लगा दे, tan। किस त्रिभुज में, त्रिभुज APB से tan थीटा, यानी 30 अंश बराबर लंब, कोण के सामने वाला लंब हो गया यानी H, और बटे आधार, आधार कितना है, आपको एक लाइन लिखना है तो आप लिख सकते हो AB बटे PB। ठीक है, चलो हम लिख ही देते हैं, आपके ऊपर नहीं छोड़ते। AB लंब हुआ और आधार क्या हुआ, PB। tan 30 अंश का वैल्यू बताओगे, बराबर AB का वैल्यू क्या है H, और PB का वैल्यू कितना है 30। तो गुणा कर दे क्या दोनों साइड, या दोनों साइड केवल आपको H का वैल्यू चाहिए, जो भाग इधर जाके क्या आ जाएगा, यानी 30 बटे √3, यही बराबर क्या हुआ H। हर में अंडर रूट नहीं छोड़ते, पहले अंडर रूट हटाओ, √3 का हाँ पर में ही कर, √3 का ऊपर नीचे क्या करोगे, गुणा। तो करो 30 बटे √3 गुणे √3 का ऊपर, √3 का नीचे गुणा करोगे, अब तो यही H होगा। तो बताओ H बराबर कितना हुआ, 30 √3, और √3 में √3 का गुणा करो कितना जाएगा 3, तो H बराबर कितना आया, तो यही आंसर हो जाएगा। इसे छोड़ोगे नहीं, एक लाइन कमेंट करना है। अतः मीनार AB की ऊंचाई H बराबर 10 √3 मीटर। ठीक है, आपको अब ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई याद कीजिए कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, यह मान लो आपका क्या है, भूमि है, इससे कितने मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई आपका एक पतंग, मान लो, अब पूरा पतंग आपको बनाने का काम नहीं, मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। इस पे जो डोरी लगा है इसको हम क्या कर दी, भूमि के एक बिंदु से बांध दिए। अस्थायी रूप से मतलब आपने इसको एकदम फिक्स नहीं कर दिया, कभी निकलेगा ही नहीं। अस्थायी का मतलब परमानेंट नहीं है, बात समझ आ रहा है ना।
और ये क्या है, डोरी है, पतंग में लगी डोरी है। कह रहा है कि इसका झुकाव कितना है, 60 अंश है। ये झुकाव कितना है डोरी का जमीन के साथ, 60 अंश का झुकाव है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील, वैसे तो जब आप पतंग उड़ाते हो तो देखो उसका डोरी थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रहता है, लेकिन आप ये मान के चलना है कि डोरी मान लो बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल ढीला नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई कितनी है, L, यही तो डोरी होगा। यस सर। तो ठीक है, अब आप मान लो पहले इस बिंदु को क्या मान लो A, इसको क्या मान लो B, और इसको क्या मान लो C। तो आपको पतंग का जमीन से ऊंचाई दिया है कि नहीं दिया है, 60 मीटर। हाँ, तो आप लिखो, पहले जो दिया है लिख लो। दिया है क्या, पतंग की जमीन से ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई, और इस ऊंचाई को हम क्या ए भी बोल रहे हैं, ये कितना दिया आपको, 60 मीटर। डोरी की लंबाई पूछी है, मान लेते हैं डोरी की लंबाई कितना है, L है। माना डोरी की लंबाई, और डोरी क्या है, AC है, AC की लंबाई बराबर L। तो अगर यह कोण 60 अंश दिया है तो कोण के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और 90 अंश का कोण यहां पर बनेगा। कोण के सामने क्या होता है, कर्ण होता है। आपको लंब दिया है और आपसे कर्ण पूछा है, तो लंब और कर्ण से क्या साइन होता है ना। तो इस त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ACB या ABC लिख सकते, त्रिभुज ABC से क्या साइन लगा दे, साइन 60 अंश बराबर कितना, लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी AB बटे कर्ण, कर्ण यानी AC। साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, √3/2 बराबर AB। AB का वैल्यू कितना है, 60, और AC का वैल्यू कितना है, L, आपसे पूछा है। तो क्या आप यहां से L का वैल्यू निकाल सकते हो, कैसे, L इधर भेज दो, 2 इधर जाके क्या आ जाएगा, गुणा, और ये जो √3 है नीचे आ जाएगा। अरे इतना पक्षांतर तो समझ पा रहे हो ना। L आपका इधर गया, 2 इधर गया, और √3 नीचे आ गया। तो यहां से बताओ L बराबर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब √3, क्योंकि हर में आप कभी कड़ी छोड़ते नहीं हो, √3 का आप ऊपर गुणा कर दोगे और √3 का नीचे। तो L बराबर कितना आ जाएगा, 120 करड़ी में 3 बटे √3 में √3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 3, 3 चौक 12, यानी L बराबर क्या है, 40 होगा। तो 40 √ और ये क्या आ जाएगा, मीटर। यानी जो पतंग की डोरी है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 40 √3 मीटर। आप नीचे एक लाइन कमेंट करोगे कि अतः पतंग की ऊंचाई, पतंग की डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको ना। तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे पहले कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन आपका कहाँ होगा, जमीन पर ही होगा। मान लो आपका जमीन है और ये आपका क्या है, भवन है। भवन कितना मीटर ऊंचा है, 30 मीटर ऊंचा आपका भवन है। इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है और इस लड़के की जो लंबाई वो कितना है, 1.5 मीटर। मान लेते हैं ये लड़का है ना। क्या बोला है, जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब वह लड़का चलते चलते आगे पहुंचा, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रहा है आगे, तो जब वो चलते चलते आगे पहुंचा, यानी अब वो यहां पर पहुंचा चल के, बात समझ आ रहा है ना, वो यहां से चल के यहां पहुंचा। तो जब यहां था तब भवन के शिखर को देख रहा था, तो उसका उन्नयन कोण कुछ रहा होगा, और जब उस समय उसका उन्नयन कोण कितना रहा हुआ है, 30 अंश। और जब वो चल के आगे पहुंचा तो उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 अंश। क्या फिगर समझ में आया, फिर से एक बार देख लो। एक 30 मीटर ऊंचा भवन है, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। जब यह भवन की तरफ चल के आगे बढ़ा तो बोल रहा है कि उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के कितना हो जाता है, 60 अंश। क्योंकि देखो जब दूर रहा होगा, जैसे मान लो आपको किसी भी इसी को देखना है, जो आप यहां से या किसी वस्तु को आपको मान लो इस ऊंचाई को देखना है, जो आप दूरी रहोगे तो आपको क्या होगा, ज्यादा आप अपने सर को ऊपर नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको अपने उसी को देखने के लिए अपने सर को क्या करना पड़ेगा, और जब सर को उठाओगे तो सीधी सी बात है आंख में बना उन्नयन कोण
तो बात समझ में आज नहीं समझ आया? तो जब वो आगे चलेगा तो अपने उसी चीज को देखने के लिए अपने सर को क्या करेगा, उठाएगा। जब सर को उठाएगा तो सीधी सी बात है भाई, उसका उन्नयन कोण बढ़ जाएगा। तो वही बोला है कि जब वो आगे चला तो उसका उन्नयन कोण 30 अंश से बढ़ के कितना हो गया, 60 अंश। यानी शुरुआत में उसका उन्नयन कोण कितना था, और जब वो चल के आगे बढ़ा अब उसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश। फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बतलाइए कि या बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। ये भवन की तरफ कितनी दूरी चल के गया, यही दूरी पूछा है। मान लेते यह दूरी कितना है आपका, x। कोई दिक्कत है? चलो तो अब बताओ, आपको ये वैल्यू निकालने के लिए कि अगर ये x है तो ये भी x होगा। आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा है और एक ये पूरा त्रिभुज दिख रहा है, बात समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान से देखो, अगर ये x है तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। मान लेते हैं ये दूरी क्या है आपका, y है। मतलब ये दूरी का मतलब आप मानोगे यही दूरी, ये दूरी आपका y है। तो अगर ये x है तो ये भी क्या हो जाएगा, x। और अगर इतना y है तो ये भी कितना हो जाएगा। पहले आओ इसका नाम कुछ दे दो। मान लो ये a है, ये पॉइंट b है, ये पॉइंट c है, ये पॉइंट d है, यह e है और यह पॉइंट f है। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से, पहले आपको जो दिया आप वो मान लो। दिया है, क्या दिया है, ये भवन है, इस भवन एक मीनार है, भवन है ना। तो जो भवन है, इस भवन ए बी की ऊंचाई कितना दिया है, 30 मीटर। तो दिया है भवन ए बी की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। अच्छा, इस लड़के का भी तो लंबाई दिया है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है। यानी लड़के का नाम क्या है, ईडी की लंबाई ये कितना दिया है, 1.5 मीटर। अच्छा आप ये बताओ, अगर ये 1.5 मीटर है तो क्या ये भी 1.5 मीटर होगा? और अगर पूरा 30 मीटर था तो उसमें से आप 1.5 घटा दोगे तो यही बचेगा कि नहीं बचेगा? तो 30 में से 1.5 घटाओगे तो 28.5 बचेगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। आपने इसको F माना है, इस पॉइंट को आप क्या बोल दो, जी। कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि हमको सब लंबाई, ये देखो आपको ये त्रिभुज मिला है ना, तो आपको लंबाई ये पूरा लेके क्या करोगे, आपको केवल यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाहिए। बात समझ आ रहा है ना? ठीक है, आप इस बात को लिखना है, आप लिख दो कि चूंकि ईडी बराबर कितना है, 1.5 मीटर। तो अगर ये 1.5 मीटर है तो जीबी भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। और अगर जीबी 1.5 मीटर होगा तो एजी कितना होगा, दिस इंप्लाइज दैट एजी बराबर पूरे 30 में से 1.5 घटा दो तो एजी बराबर क्या आ जाएगा, 28.5 मीटर। ठीक है, तो आपको एक कोड और दिया है, आपको बहुत ज्यादा ये मानने के काम नहीं है। तो आपको बस ये जो आप माने हो यक्स, इसके बारे में आप लिख दो। क्या माना, लड़का भवन की ओर कितना चला, x मीटर चलता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो लड़का था भवन की तरफ कितना चला है, x मीटर चला है। तो सबसे पहले एक बार, क्योंकि देखो आपको y का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो x और y दो वैल्यू निकालना है। कितने समीकरण बनाना पड़ेगा, और दो समीकरण बनाने के लिए कितना त्रिभुज चाहिए, 2 त्रिभुज चाहिए। तो 2 त्रिभुज आपको पता है। एक बार ये त्रिभुज AFG ले ले, तो त्रिभुज AFG से, त्रिभुज AFG से क्या लिखोगे, tan 60 अंश। tan क्यों लगाओ, क्योंकि आपको लंब के बारे में जानकारी और आधार के बारे में चाहिए ना। तो tan 60 अंश बराबर क्या होगा, AG, अरे लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो लंब आपका क्या हुआ, AG, और आधार आपका क्या है, FG। तो यहां से tan 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, करड़ी में 3। AG का वैल्यू कितना है, 28.5 बटे FG का वैल्यू आपने क्या माना है, y। तो यहां से आप लिख सकते हो क्या, y बराबर 28.5 बटे करड़ी में 3। तो आप y बराबर क्या देखो, बटे करड़ी में है 28.5 बटे करड़ी में 3 है ना। आप ऊपर भी करड़ी में 3 का गुणा कर दो और नीचे भी करड़ी में 3 का, क्योंकि आप हर में करड़ी नहीं छोड़ते, यही आप मान के चल रहे हो। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 28.5 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 का गुणा करो, कितना आ जाएगा। तो y बराबर देखो ये क्या कट रहा है, क्या 3 से, 3 नमा बचा 1 15, 3 बचे, 10 बाद 1 अंक था, 10 बाद 1 अंक आप लगाओगे, और बट क्या है, अभी करड़ी में 3 बचा है। तो y का वैल्यू कितना मिला, इतना। हमें y का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का। अब से यही पूछा है ना कि लड़का कितना आगे चला, तो लड़का कितना आगे चला आपने क्या माना है, x।
तो यानी आपको x वैल्यू चाहिए। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा त्रिभुज लेके चलेंगे। अभी आपने अपने पहले त्रिभुज से काम किया है, तो पहले आप ये थोड़ा सा ऊपर कॉपी कर लो, हमें स्पेस बनाना पड़ेगा आगे करने के लिए। तो आप कॉपी कर चुके होंगे। तो देखो इसमें कौन सा त्रिभुज अब लेके चलोगे, पूरा बड़ा वाला यानी AEG। तो त्रिभुज AEG से क्या उसमें भी tan लगाएंगे, तो tan 30 अंश बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ AG और आधार पूरा हो जाओ, क्योंकि आप इस पूरे त्रिभुज की बात कर रहे हो ना, यानी EG। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बताओ tan 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, एक AG का वैल्यू कितना है 28.5 और EG का वैल्यू कितना है x प्लस वाई। ठीक है, तो बताओ इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर सकते हो। तो x प्लस वाई बराबर इसका गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा 28.5 अंडर रूट 3। अब देखो आप y का मान जानते हो, तो y का मान लाके इसमें रख दो। तो चूंकि यदि सिंप्लाइज है उसी का आगे लिखना, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 9.5 करड़ी में 3, यही बराबर 28.5 करड़ी में 3। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 28.5 करड़ी में 3, ये प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस 9.5 करड़ी में 3। तो x बराबर कितना है 28.5 में 9.5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 19 ना। अरे देखो भैया 28.5 में से 9.5 घटाना है, दशमलव में 5.5 घटाओगे 0 आ जाएगा। यहाँ पर 18, तो 9 9 18 1 19, तो दशमलव के बाद 0 लिखते, दशमलव के बाद 0 का कोई बहुत औचित्य है नहीं, तो इसके लिए हम इसे क्या लिखते हैं, केवल 19 लिख देते हैं। और करड़ी में 3 यहाँ पर, ये करड़ी में 3 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या रखते हैं करड़ी में 3। यानी ये जो यक्स है क्या, बच्चा कितना दूरी चला है वो ना, तो वो कितना दूरी चला है 19 अंडर रूट 3 मीटर आगे चला है। तो आप एक लाइन नीचे कमेंट करोगे कि अतः लड़का मीनार की तरफ 19 अंडर रूट 3 मीटर दूरी चलता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको ये कॉपी करना, आप इसे कॉपी करो। तो फिर आज बस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।